भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है, तो इस सवाल को उत्तर बंगाल के स्टूडेंट भी देंगे, बिहार के स्टूडेंट भी देंगे, गुजरात और राजस्थान के भी स्टूडेंट देंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लागे? मंगरी यार बुधनी ढेकिया कुटे ले गेल हले, ढेकिया कुटते कुटते कानी मुनी उंगरिया कुटाए ले। ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। वो एक विधायक के रूप में रखते तो हम लोग स्वीकार करते, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो वक्तव्य रखा हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनका वक्तव्य था कि जो निजी कंपनियां स्थानीय लोगों को 75% रोजगार नहीं दे रही हैं, आप उनमें कब्जा कर, और नियोजन की मांग कर रहे थे, मुआवजा की मांग कर रहे थे। कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि ना नियोजन मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा। चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया, जब बात नहीं माने डीसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहां से बाहर करिए, यहां के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। यह बोली होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। सबसे पहले छोटा सा आग्रह है कि जो सवाल हमें दिए जाते हैं कृपया 11-10 बजे रात तक दिए जाए महोदय। 1-2 बजे दिए जाते हैं और तैयारी 3 बजे 4 बजे सुबह तक करनी पड़ती है। आज मैं बीमार हूं और अभी पैरासीटामोल की दवा खाकर सदन को अटेंड कर रहा हूं, इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि 11 बजे से पहले हमें सवाल दिए जाए। बिल्कुल ये बात आ चुकी है जरा। तबीयत मेरा बहुत खराब है। आज व्यवस्था करते हैं, आज व्यवस्था करो। तो सबसे पहले आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग एवं उद्योग विभाग के अनुदान मांग बजट पर मैं इस वाद विवाद में कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने आया हूं। अध्यक्ष महोदय, यह विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। अगर झारखंड आंदोलन की बात करें, जब धनबाद कोयलांचल से इस आंदोलन को गति दी गई थी तो श्रमिकों का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आज अगर मैं श्रमिकों की बात करूं, श्रमिक वे होते हैं जो अदृश्य नायक की तरह इस राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। चाहे वो विधानसभा के निर्माण की बात हो, सड़क पुल के निर्माण की बात हो, या बगल में हाईकोर्ट या क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की बात हो। लेकिन जब हम उनकी सुविधा की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमें लगता है हमारे राज्य के पास उनके लिए कोई तैयारी नहीं। मैं बात कर रहा हूं हमारे दिहाड़ी मजदूरों की, सब्जी और फल विक्रेताओं की, और उन हजारों टेम्पो चालकों की जो बिना किसी छुट्टी या सामाजिक सुरक्षा के झारखंड की अर्थव्यवस्था का चक्का घुमा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है मान्यवर? वर्तमान में राज्य के श्रम कानूनों में इन ओपन मजदूरों के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी ढांचा मौजूद नहीं है। एक निर्माण श्रमिक या रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति जब सुबह घर से निकलता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि काम मिल भी जाए तो दुर्घटना की स्थिति में उसके पास ना तो बीमा है, ना इलाज के लिए ESI की सुविधा है, और ना ही बुढ़ापे के लिए PF का सहारा है। अतः मैं सरकार को स्पष्ट सुझाव देना चाहूंगा कि इन श्रमिकों को व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए एक यूनिक वर्कर आईडी प्रणाली लागू की जाए। यह केवल एक कार्ड नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सम्मान होगा। जितने भी असंगठित मजदूर, वेंडर और चालक इस आईडी के तहत उन्हें पंजीकृत किया जाए, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूर, मैंने हर बार प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर विभाग से सवाल किया, विभाग का उत्तर मिला। हालांकि प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना पर मंत्री महोदय का कोऑपरेट रहता है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन मंत्री महोदय, आपके पास डेटा बिल्कुल गलत रहता है। जो भी विभाग आपको डेटा देता है आपको स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। क्योंकि आप कोरोना काल के आंकड़ों को निकालिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लगभग 12 लाख प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने झारखंड सकुशल वापस लेकर आए थे। तो सवाल ये बनता है कि जब हम 12 लाख मजदूर वापस लेकर आए तो हमारे पास डेटा में मात्र 2 लाख उपलब्ध कैसे है? इतनी बड़ी असमानता कैसे, इतना बड़ा तालमेल का गड़बड़ी कैसे हो सकता है?
अनुमानित 12 लाख हम लेकर आए थे, और अगर मान लिया जाए तो हमें लगता है 16 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर इस राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में रहते हैं। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, और विशेषकर चूंकि आज एक ऐसे राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है और उस राज्य में प्रवासी मजदूरों की संख्या में इजाफा होना भी इस राज्य के लिए चिंता का विषय है। अभी विजय कुमार महतो की मौत की जो बात थी वो ठंडी हुई नहीं कि उसी गांव में दूसरे प्रवासी मजदूर की फिर एक डेड बॉडी वापस आई है महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज सरकार को प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूं महोदय नियोजन की। अगर नियोजन की बात करें तो सबसे पहला बात, नियोजन के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अनुसार, और ये माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अभी सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास नियोजन के आंकड़े लगातार घट रहे हैं। 2022 की स्थिति थी कि हमारे पास 5,33,000 पदों का सृजन था, जो 2023 में घटकर 4,66,000 हो गया। और आज की बात करें, एक दिन पहले माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने भी सवाल किया था और जवाब मिला, लगभग 45% जो पद हैं वो आज भी रिक्त हैं। आज तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी बात, पहला तो नियोजन के मामले में सरकार काफी पीछे है, और जो अगर हम नियोजन कर भी रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इस राज्य की निर्माण का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि हम उस उद्देश्य से काफी भटक चुके हैं। इस राज्य का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना करेंगे, हमारे राज्य के युवा अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करेंगे। यहाँ तक युवाओं, नौजवानों, भाइयों की बात तो छोड़िए, आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे राज्य में लगभग 75,000, जिनमें अधिकांश आदिवासी बहनें मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन बड़े शहरों में दाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। एक केरल राज्य है जहां की बहनें अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो डॉक्टर बनकर किसी राज्य में जाती हैं। दूसरे राज्य की बहन बेटियां अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो किसी सरकारी पदों को धारण करके दूसरे राज्य में जाती हैं। लेकिन झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि हमारे घर की बहु बेटियां अगर चौखट को लांघती हैं तो नौकरानी बनकर दूसरे राज्यों में जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं। इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। सीएचओ की नियुक्ति जिसमें 550 सीट था, 220 सीटें अनरिजर्व थी, जिनमें 150 तो राजस्थान से हुए। ये शहादत, ये संघर्ष, ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ, तो फिर कोई औचित्य नहीं इस राज्य के निर्माण का, कोई औचित्य नहीं विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा और दिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का। आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बातें यहीं नहीं रुक रही हैं। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, ये महज आंकड़े नहीं, इस राज्य की एक शर्मनाक स्थिति को बता रहा है कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम इन चीजों को रोक सकें। 2024 में जेपीएससी के द्वारा 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई, जिसमें 17 गैर झारखंड के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही नहीं, जेएसएससी के द्वारा 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पद पर बहाली लिया गया, जिसमें 22 अनरिजर्व सीटों में 11 झारखंड से बाहर के थे। जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा फीटर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः
जेएसएससी के द्वारा वायरमैन की बहाली ली गई, जिसमें 5 अनरिजर्व सीटों में 4 गैर झारखंड के हुए। 2023 में जेएसएससी के द्वारा पुनः वेल्डर पोस्ट की बहाली ली गई और इस बार 46 अनरिजर्व सीटों में 16 गैर झारखंडों की नियुक्ति ली गई। 2023 में पुनः इलेक्ट्रीशियन के पद पर जेएसएससी के द्वारा बहाली लिया गया और इस बार 93 अनरिजर्व सीटों में 29 सीटें गैर झारखंडियों को गई। अध्यक्ष महोदय, जो कि चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें बात आता है भारत के संविधान का, भारत के कानूनों का। क्योंकि भारत का संविधान जो कि कहता है 16(2) हम धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपसे जिला स्तरीय नहीं हो पाता है तो आप प्रखंड में जाइए और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है, तो इस सवाल को उत्तर बंगाल के स्टूडेंट भी देंगे, बिहार के स्टूडेंट भी देंगे, गुजरात और राजस्थान के भी स्टूडेंट देंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लागे, दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, सिलेबस सेट करना जेपीएससी, जेएसएससी का अधिकार क्षेत्र में आता है और जेपीएससी, जेएसएससी को मंतव्य देना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आप उनको ये मंतव्य दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षा ली जाए वो हमारी भाषाओं में ली जाए। उदाहरण के लिए, मंगरी यार बुधनी ढेकिया कुटेले गेल हले, ढेकिया कुटते कुटते कानी मुनी उंगरिया कुटाए ले। ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। उनसे ये पूछा जाए कि घैला और पैला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं, जो हम लोग गांव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं ली जाए। और नहीं तो ये मैया सम्मान योजना की राशि मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन कब तक बांध के रखेगी हमारे नौजवानों को और हमारी उन माओं को जिनको आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बेटों और बेटी की नौकरियां जो 50,000, 70,000, 90,000 आप दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं, ये कब तक बांध के रख पाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं सरकार को सीधा सुझाव देना चाहूंगा और विशेषकर चूंकि मेरी आयु कम है, मैं पहली बार सदन में आया हूं और मैं चाहूंगा कि विभागीय मंत्री के साथ साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री का बहुत आदर करता हूं, मेरे इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने मंत्री महोदय। क्या यह संभव है 60-40, आप उसे 60-40 के स्थान पर 60-20-20 कर दें। 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है और 20 जनरल 1, जनरल 2। क्या ये, अभी मत कुछ कहिएगा क्योंकि मेरा लय मत खराब कीजिएगा, बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यह संभव है जनरल 1, जनरल 2। जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है, क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ये देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और कई अवसरों पर तो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य को आवश्यकता है, नियोजन विभाग के बजट पर बहस हो रही है, इस राज्य को नियोजन नीति की आवश्यकता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं निजी कंपनियों पर। माननीय मुख्यमंत्री धनबाद गए हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गोल्फ ग्राउंड, और शायद धनबाद जाने के बाद उनके अंदर विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एकेरा और शिबू सोरेन की आत्मा शायद समा गई थी। लेकिन मेरा मानना है उन्होंने जो वक्तव्य वहां रखा था वो एक विधायक के रूप में रखते तो हम लोग स्वीकार करते,
लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो वक्तव्य रखा हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनका वक्तव्य था कि जो निजी कंपनियां स्थानीय लोगों को 75% रोजगार नहीं दे रही हैं, आप उनमें कब्जा कर लें। ये क्या बात हुई? हम विधायक अगर इस बात को रखते हैं तो समझ में आता कि भाई एक विधायक ऐसा बोल रहा है। मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया, राज्य के अगुवा कह रहे हैं कि आप कब्जा कर ले। क्यों कब्जा करेंगे? आप इस राज्य के अगुवा हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। सदन में चंपई सोरेन जी नहीं है, शायद उनके नाती का निधन हुआ है, मुझे भी सूचना मिली है। मैं पहले उनके नाती को श्रद्धांजलि देता हूं, उनको ढांढस मिले। एक घटना याद कराता हूं, माइथेन की, एमपीएल की, बहुत ही शक्तिशाली प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से संचालित होती है। एक आदिवासी नौजवान का मृत्यु हुआ था दुर्घटना के कारण। हम लोग 6 दिनों से धरना पर बैठे थे और नियोजन की मांग कर रहे थे, मुआवजा की मांग कर रहे थे। कंपनी ने स्पष्ट कह दिया कि ना नियोजन मिलेगा ना मुआवजा मिलेगा। चंपई सोरेन जी गए, उन्होंने महाराष्ट्र में बैठे अधिकारी को फोन लगाया। जब बात नहीं मानी, डीसी से कहा झारखंड की पुलिस को यहां से बाहर करिए, यहां के झारखंड के लोग इस कंपनी को सबक सिखा लेंगे। यह बोली होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की। चंपई सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही है तो इसे, यहाँ डीसी को उन्होंने सीधे निर्देश दिया हमारे सामने, धनबाद डीसी को, कि आप जितना भी झारखंड पुलिस यहाँ तैनात है सबको बाहर करिए। अगर ये हमारी जमीनों पर खड़ा होकर हमारी बात नहीं सुनता है तो यहाँ के लोग इसे देख लेंगे। इसलिए ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं होना चाहिए कि आप कब्जा कर लें। मुख्यमंत्री का बयान ये होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, उनका नीति नियम बनाने का बयान होना चाहिए। आज पिछले 1.5 सालों से निजी कंपनियों में 75% के आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी गई है। किसने दिया है? झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री कोल्हान और एक लघु उद्योग भारती। कहां के हैं पता करिए, सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। तो क्या इनका मनोबल इतना बढ़ा देना चाहिए कि ये हमारे जो राज्य सरकार का निर्णय था कि स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा निजी कंपनियों में, उसके खिलाफ ये कोर्ट चले गए। और हमारी राज्य की सरकार, आज क्या हो रहा है? अगर हम लोग कितने गंभीर हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है इसको कोर्ट में चुनौती दिया हुआ। क्या राज्य सरकार का भी वर्तमान में उनके जो महाअधिवक्ता, माननीय सदस्य, ठीक है, एकदम माननीय सदस्य, 1 मिनट और दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि जो राज्य में महाअधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनके नेतृत्व में 75% का जो आरक्षण है निजी कंपनियों में, उस पर सरकार का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं आपका सम्मान करता हूं और बिल्कुल समय नहीं लूंगा। प्रवासी मजदूर जिनकी मृत्यु दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों, विशेषकर दूसरे राज्यों में होती है, उनके सामने एक मृत्यु प्रमाण पत्र निर्माण में क्षेत्रीय बाध्यता आती है जिसे समाप्त किया जाए। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो जो कंपनी वाले होते हैं उनका कहना होता है कि हम इन्हें लाभ तभी दे पाएंगे जब इनका डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। जब डेथ सर्टिफिकेट बनाने की बात आती है तो ये हवाला दिया जाता है कि उसका डेट तो राजस्थान में हुआ था, उसका डेट तो महाराष्ट्र में हुआ था। अब वो परिवार दुख की हालत में राजस्थान का चक्कर काटे या महाराष्ट्र का चक्कर काटे या डेथ सर्टिफिकेट बनाए। इसलिए मैं चाहता हूं इस बाध्यता को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।